हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब के चैनल में स्वागत है। चलिए चैप्टर 6 लेकर आया हूँ, साइंस का, क्लास 10 का। जैव टॉपिक है, जैव प्रक्रम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सजीव सजीव जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं और सभी पौधे और जंतु सजीव वस्तुएं हैं। सजीवों के लक्षण देखेंगे हम। गति, प्रचलन, पोषण, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, मृत्यु आदि सजीवों के प्रमुख लक्षण होता है। निर्जीव में देखेंगे, जिन वस्तुओं में उपयुक्त लक्षण नहीं पाए जाते हैं उन्हें निर्जीव कहते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, प्रचलन, नियंत्रण एवं समन्वय इत्यादि होता है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम पोषण, शोषण, परिवहन, वृद्धि, उत्सर्जन, ये इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में। पोषण क्या है ये देखेंगे। पोषण क्या है हमको ये देखेंगे। पोषण जीव शरीरों का वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। उन्हें सम्मिलित रूप से भोजन कहते हैं। जैसे भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। पोषण की आवश्यकता देखेंगे। शरीर में गर्भ की स्थिति का अनुरक्षण तथा ऊर्जा प्राप्त के लिए होता है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सभी जीवधारी अपने भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात इनमें से भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियाँ पाई जाती है। भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारियों को दो समूह में वर्गीकृत में किया जा सकता है। एक में स्वपोषी, ये जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद्य बनाते हैं, जैसे सभी हर पौधे और कुछ जीवाणु। विषमपोषी क्या होता है? ये जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं जिनके विघटन के लिए जैव उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है, जैसे जंतु एवं कवक। स्वपोषी पोषण क्या है? यह पोषण की वह प्रोसेस है जिसमें जीवधारी सरल और कार्बनिक पदार्थों से जटिल और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं और सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु इस प्रोसेस से पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस प्रोसेस में हरे पौधे पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदु से जल तथा वायु से CO2 ग्रहण करते हैं का निर्माण करते हैं, जैसे साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। ये आपका समीकरण दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। 2 नंबर में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। 3 नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन रंध्र के द्वारा। पौधे के हरे भागों की बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जिनमें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान नहीं रंध्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा रंध्र पौधों के हरे भागों से जल के अतिरिक्त भागों को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने के भी कार्य करता है। इस प्रोसेस को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करता है। यह रंध्र बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन एवं गैस विनिमय तक रुक जाती है। विषमपोषी पोषण क्या है? पोषण की वह प्रोसेस जिसमें जीव विभिन्न रीतियों से पोषण प्राप्त करते हैं विषमपोषी पोषण कहते हैं। भोजन के स्वरूप, भोजन की उपलब्धता तथा
इसे ग्रहण करने के ढंग के आधारों पर विषमपोषी पोषण विधियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती है। शाकाहारी, जैसे जो गाय, हिरण आदि सीधे ही घास या वनस्पति को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी, शेर, बाघ आदि इन शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। मृतपोषी क्या है? फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें मृतपोषी कहते हैं। सर्वाहारी क्या आता है? बिल्ला, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य आदि वनस्पति उत्पादों तथा जंतु या उसके उत्पादों को खाते हैं, उन्हीं को सर्वाहारी कहते हैं। परजीवी क्या है? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषक के बिना मारे अपने पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे जू, लीच, फीता कृमि, अमरबेल, ये सब क्या है? परजीवी होता है। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय होता है जो अपनी कोशिकीय सतह पर बनाए रखता है और उंगली समान अस्थायी पदार्थों द्वारा भोजन कणों को पकड़ता है। यह प्रवर्ध भोजन कण को चारों ओर से घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इस भोजन कणों का पाचन होता है तथा अवशिष्ट पदार्थ पुनः बाहर निकाल दिया जाता है। पैरामेशियम में पोषण। पैरामेशियम भी एक कोशिकीय प्राणी है, किंतु इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है और एक विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। इसकी सतह पर उपस्थित पक्षभाग भोजन कणों को मुख्य खाद्य तक लाने में सहायता करता है। ये कोशिकीय जीवों के नाम जैसे अमीबिया, पैरामीशियम, ये सब क्या है? कोशिकीय जीव होता है। मनुष्य में पोषण किस तरह होता है? तो मानव में पाचन तंत्र होता है, भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तथा एक तंत्र जिसमें अनेक अंग, ग्रंथि या आदि सम्मिलित होता है, सामंजस्य के साथ कार्य करता है। यह पाचन तंत्र कहलाता है। भोजन में पाचन के जटिल पोषक पदार्थ व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा इंजनों की सहायता से सरल, छोटे एवं घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। पाचन तंत्र निम्न दो रचनाओं से मिलकर बना होता है। एक आहार नल होता है, एक पाचक अंतरिया होता है। तो आहार नल क्या होता है? मनुष्य की आहार नल लंबी कुंडलित एवं पेशियस रचना है जो मुंह से निकलकर गुद्दा तक फैला रहती है। मनुष्य में आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल के प्रमुख अंग निम्न होता है: मुख, ग्रसनी, ग्रसनल, यमस्य, छोटी आंत, बड़ी आंत। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे मुख। मुख दो गतिशील पेशीय ओठों के द्वारा घिरा होता है जिन्हें ऊपरी होठ व निचला ओठ कहते हैं। मुख मुखगुहा में खुलता है। भोजन की हाथों द्वारा निवाले के रूप में मुख में रखा जाता है। ग्रसनी क्या होता है? ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यह भोजन को ग्रसनी में भोजन का कार्य करती है। ग्रसनली क्या होता है? यह ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है और अंत में आमाशय में खुलती है। आमाशय भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। छोटी आंत, इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। बड़ी आंत, इसकी मुख्य कार्य जल, खनिज, लवण का अवशोषण तथा अपेक्षित भोजन को मल द्वारा उत्सर्जित करता है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका। हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा एचसीएल स्रावित होता है। यह आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है। एचसीएल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है। पाचक एंजाइमों के कार्य। एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक है जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को दर बढ़ा देता है। यह पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के पाचन को सुगम बनाते हैं। मुख गुहा में एमिलेस नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करके इसे माल्टोज में बदलता है। उदर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। यकृत के कार्य। यकृत पीत रस का स्रावन करता है जो आमाशय से आए भोजन को क्षारीय बनाता है। यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करता है। यकृत वसा एवं विटामिन का संचय करता है। यकृत वसा के इमल्सीकरण में सहायक होता है जो भोजन को सड़ने से रोकता है। शोषण क्या है? श्वसन कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विघटन शोषण कहलाता है। इस प्रोसेस में ऊर्जा उत्पन्न होती है। शोषण के प्रकार। फर्स्ट
वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन अधिकांश प्राणियों एवं पदार्थों द्वारा संपन्न किया जाता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का पूर्ण होकर CO2 जल तथा मोचित पदार्थ ATP का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अत्यधिक होता है। इसका समीकरण दिया हुआ है। 2 नंबर पॉइंट देखेंगे अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा उत्पन्न होता है। अवायवीय श्वसन जो सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट में होता है। ATP, इसका पूरा नाम एडिनो ट्राइफॉस्फेट है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन क्रिया में विमोचित ऊर्जा का उपयोग ADP तथा अकार्बनिक फास्फोरेट से ATP अणु बनाने में किया जाता है। इन ATP का प्रयोग शरीर के विभिन्न क्रियाओं को किया सकता है। ATP के एक उच्च ऊर्जा बंध के खंडित होने से 30.5 kg पर मोल के तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। पौधे में श्वसन की प्रक्रिया। पौधे में ऑक्सी तथा अनऑक्सी दोनों प्रकार का श्वसन पाया सकता है। ऑक्सी श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। इसमें रंध्रों तथा ऑक्सीजन युक्त वायु परधनीय गुहा में प्रवेश करती है तथा CO2 युक्त वायु बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया पौधे में लगातार होती है, जिससे में गैसीय विनिमय 2 चरणों में होता है। एक नंबर श्वसनीय कोशिकाओं तथा अंतः कोशिकाओं वायु के बीच गैसों का विनिमय। 2 नंबर वातावरणीय वायु तथा अंतः कोशिकाओं वायु में विनिमय। परिसंचरण तंत्र क्या कहलाता है? विनिमय। नेक्स्ट देखेंगे जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पाद CO2 को बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थानीय प्राणी वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन के भिन्न भिन्न तरीके पाए जा सकते हैं। एक नंबर में सरल कोशिकाएं प्राणी जैसे अमीबा में श्वसन कोशिकाएं काला द्वारा गैसों के साधारण विसरण द्वारा होता है। कुछ प्राणी जैसे केचुआ पानी अपनी त्वचा द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं। जलीय जंतु जैसे मछली अपने मुंह द्वारा जल लेते हैं तथा बलपूर्वक इसमें कलमों तक पहुंचाती है, जहाँ विलय ऑक्सीजन रुधिर में विस्तृत हो जाती है। 4 नंबर पॉइंट देखेंगे कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वासरंध्र तथा श्वासनली पाए जाते हैं। 5 नंबर में स्थानीय प्राणियों जैसे पक्षी कुत्ता मनुष्य आदि में श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। चैप्टर 6 मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन के लिए एक जटिल प्रक्रिया का श्वसन तंत्र पाया जा सकता है। श्वसन तंत्र मनुष्य में श्वसन फेफड़ों द्वारा उदार होता है। मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक श्वसन मार्ग होता है, वो फेफड़ा होता है। श्वसन मार्ग से लेकर वायु फेफड़ा में प्रवेश करती है तथा बाहर जाती है तथा सांस लेने तथा निकालने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। वायु मार्ग के निम्नलिखित भाग है। नासा मार्ग 1 नंबर में एक जोड़ी बाह्य नासादार नासिकों के अग्र छोर पर स्थित होते हैं तथा नासादार से ग्रसनली तक के पौधे को नासा मार्ग करते हैं। यह नासा पट द्वारा 2 भागों में बांटा होता है। ग्रसनी के बाद कहेगा इस भाग में नासा मार्ग तथा मुख गुहिका दोनों होते हैं। ग्रसनी कंठ द्वारा वायुनाल में खुलता है। स्वर यंत्र यह श्वासनली का सबसे ऊपरी भाग है। स्वर यंत्र में वाक रज्जु उपस्थित होता है। ट्रैकिया वायुनल जीव ग्रीवा से होकर वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। वायुनाल की भांति में उपस्थित के बने सी आकार के छल्ले होते हैं जो इसे पिचकने से रोकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे चौथा पॉइंट वह गुहा में श्वसनली। वक्ष गुहा में प्रवेश करने के पश्चात वायुनाल 2 श्वसनली में विभाजित हो जाती है।
प्रत्येक श्वसनाली अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। फेफड़ा, सेकेंड पॉइंट, वक्ष गुहा में 2 फेफड़े हृदय के पार्श्व में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा गुलाबी कोमल स्पंजी रचना है। प्रत्येक फेफड़ा प्लूरल कला से घिरा होता है। फेफड़ों में महिला कणिकाओं का जाल फैला रहता है। इस जाल के श्वसनीय वक्ष कहते हैं। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास, मनुष्य में श्वास लेने की क्रिया 2 चरणों में होता है। एक निश्वसन होता है। तो वायुमंडलीय वायु को खींचकर फेफड़ों में भरने की क्रिया निश्वसन कहलाती है। इसमें O2 युक्त वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसमें प्लूरल गुहाओं का आयतन बढ़ जाता है। उच्छ्वसन, फेफड़ों की वायु को बाहर निकालना जाना उच्छ्वसन कहलाता है। इसमें CO2 युक्त वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। इससे प्लूरल गुहाओं का आयतन कम हो जा सकती है। वहन, मानव में वहन, मानव शरीर में रुधिर वहनों के लिए एक तरल पदार्थों का कार्य करता है। इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रुधिर के प्रमुख 2 भाग होते हैं। एक तरल भाग प्लाज्मा होता है। तरल भाग प्लाज्मा तथा इसमें निलंबित रुधिर कोशिकाएं प्लाज्मा रुधिर का 90% भाग बनता है। लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन का वहन करती है। इस कार्य में लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन को वर्णक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति तथा लाल रुधिर कणिकाओं की अधिकता के कारण रुधिर लाल रंग का होता है। हृदय, मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार बंद मुट्ठी के बराबर होता है। मनुष्य के हृदय के 4 को भाग होते हैं, 2 अनंत तथा 2 निलय। इन्हें दायां अनंत, बायां अनंत, दायां निलय तथा बाएं निलय में विभाजित कर सकते हैं। अलिंद ऊपर की ओर तथा निलय नीचे की ओर होता है। दायां अलिंद दाएं निलय में तथा बायां अलिंद बाएं निलय में खुलता है। बाएं अलिंद तथा बाएं निलय के बीच द्विनली कपाट होता है तथा दाएं अलिंद तथा दाएं निलय के बीच त्रिनली कपाट होता है। दाएं अलिंद से महाशिरा आकार मिलती है तथा बाएं अलिंद से फुफ्फुस शिरा आकार मिलती है। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? मानव के शरीर में उपस्थित ऐसे तंत्र जो पोषक तत्व, गैस, हार्मोन तथा अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार का होता है। रक्त, हृदय, रक्त वाहिका। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है जो शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोनों तथा अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, उसे रक्त कहते हैं। इसका pH मान 7.4 होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि में होता है। नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण पलिया में होता है। एक समंजस व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है। रक्त में प्लाज्मा कहेगा तो 55% प्लाज्मा जो द्रव भाग में होता है। रुधिर कणिकाएं कहेगा तो 45% जो ठोस भाग होता है। RBC, WBC, प्लेटलेट्स। इसमें क्या होता है? जल 92% होता है। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ में 8% होता है। RBC कहेगा, RBC में हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक होता है जिसमें RBC का रंग लाल होता है। RBC रुधिर कणिकाओं का 99% भाग होता है। RBC का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यह केंद्रक विहीन कणिका है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है और यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। WBC देखेंगे, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। इसमें केंद्रक पाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया सकता, यह रंगहीन होता है। तीसरा पॉइंट होता है WC का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। चौथा पॉइंट देखेंगे, WC शरीर के रोगाणुओं से सुरक्षा करती है तथा यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है। बिंबाणु कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटस होता है में। यह केंद्रक विहीन कोशिका होती है। इसका जीवन काल 10 दिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह रक्त का थाका जलाने में मदद करता है। नेक्स्ट देखेंगे, परिसंचरण तंत्र क्या है। मनुष्य में O2 व CO2 पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ तथा स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने तथा लाने वाले तंत्र को ही रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र क्या है? इसमें रुधिर किसी प्रकार की वाहिनियों में नहीं बहता है। रुधिर अंतरंगों के आसपास पाया सकता है। इसमें किसी प्रकार का दाब उत्पन्न नहीं होता है।
झींगा, कीट आदि जीव में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? रुधिर महीन, लचीली धमनियां एवं शिराओं में बहता है। रुधिर हृदय से विभिन्न अंगों को पंप किया सकता है। इसमें रुधिर दाब उत्पन्न होता है। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। शरीर में रुधिर के वितरण करने एवं एकल करने के लिए असंख्य नलिकाएं पाई जा सकती है, जिनमें रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। 1 नंबर में देख लेंगे धमनी। यह मोटी लचीली दीवार वाली नलिकाएं हैं। यह शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। इनमें वाल्व अनुपस्थित होते हैं। इसमें रुधिर का बहाव तीव्र गति के साथ होता है। शिरा, यह पतली और दृढ़ दीवार वाली संकरी नलिकाएं हैं। यह शुद्ध रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय में लाती है। इसमें लाल वाल्व उपस्थित होते हैं। रुधिर का बहाव समान व धीरे धीरे होता है। कोशिकाएं क्या है? कोशिका किसी अंग या ऊतक में पहुंचकर धमनी, उत्तरोत्तर अत्यधिक पतली वाहिकाएं बनाती है, जिनमें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका एक मोटी कोशिकाएं होती है, जिसमें इनमें होकर अंग में गैसों व अन्य पदार्थों का विनिमय सरलता से हो सकता है। रक्तदाब क्या है? रुधिर वाहिकाओं की भीति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। रक्तदाब का सबसे पहला परीक्षण स्टीफन हेल्स ने घोड़ों पर किया। रक्तदाब के प्रकार। प्रंकुचन दाब क्या है? हृदय के संकुचन से उत्पन्न दाब के कारण धमनी में रक्त बहती है, इसे प्रंकुचा दाब कहते हैं। समान प्रंकुचा दाब लगभग 120 mm पर है। अनुशीतलन दाब क्या है? हृदय में शीतलन के कारण धमनी में रक्तदाब कम हो जा सकती है, इसमें अनुशीतलीन दाब कहते हैं। अनुशीतलीन दाब लगभग 80 mm पर होता है। पादपों में परिवहन। पौधे पर्यावरण से गैसों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ लेते हैं, फिर भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पदार्थों का आवश्यकता विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, पोषक पदार्थों आदि के निर्माण के लिए होती है। ऐसे अलग पदार्थ मृदा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। यह पदार्थ पौधे की जड़ों तथा अवशोषित किए जा सकते हैं। पादप परिवहन तंत्र 2 प्रकार के जटिल ऊतक से मिलकर बना होता है। जाइलम होता है। यह ऊतक तंत्र जड़ों तथा अवशोषित जल एवं खनिजों, लवणों को पौधों के विभिन्न भागों जैसे तनों, तना, पत्तियों व पुष्पों में आदि में पहुंचाता है। फ्लोएम क्या है? यह ऊतक तंत्र पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधे के विभिन्न भागों एवं जड़ों में होता है। जल का परिवहन देखेंगे। मृदा से जल का अवशोषण मूल रूपों द्वारा होता है। मूल रोम तथा मृदा जल के बीच आयन सांद्रण में अंतर होने के कारण जल मूल रूपों में प्रवेश करते हैं। यह जल क्रमिक रूप से जड़ की कोशिकाओं में विकसित होता हुआ जड़ के जाइलम ऊतक तक पहुंचाता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वाहन स्थानांतरण कहलाता है, और यह वाहन फ्लोएम नामक ऊतक तंत्र होता है। फ्लोएम इन उत्पादों के अलावा अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊतक की सहायक कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं की ऊपरीमुख तथा अधोमुख दोनों दिशाओं में होता है। उत्सर्जन शरीर में होने वाले विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उत्पन्न नाइट्रोजन वज पदार्थों को बाहर निकालना जाना उत्सर्जन कहलाता है। मानव में उत्सर्जन देखेंगे। उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा सकता है। मनुष्य में उत्सर्जक अंग पाए जा सकते हैं। वृक्क, वाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। वृक्क क्या है? मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है, जिसे किडनी बोलते हैं। यह दोनों किडनी उदर में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित है। वृक्क गहरे भूरे एवं सेम के बीच की आकृति में होता है। इनकी बाहरी भाग उमड़ा हुआ तथा भीतरी भाग दबा हुआ होता है, जिनके मध्य में छोटा सा एक गड्ढा होता है।
गड्ढे को डाइलम कहते हैं। हाइलम भाग में वृक्क धमनी प्रवेश करती है और वृक्क शिरा मूत्रवाहिनियाँ बाहर निकलती है। मूत्रवाहिनियाँ क्या होता है? यह वृक्कों से निकलकर मूत्राशय तक जाती है। इनकी भित्ति मोटी होती है तथा मुख गुहा संकरी होता है। इनकी भित्ति में क्रमानुकंचन पात्रा पाई जाती है, जिससे फलस्वरूप मूत्र मार्गों की आगे की ओर बढ़ता है। मूत्राशय क्या है? यह उदर के पिछले भाग में उपस्थित होता है। मूत्राशय में मूत्रवाहिनियाँ आकर खुलती है और वही से मूत्र को संग्रहित किया सकता है, इसलिए इसमें मूत्र संचय आशय कहते हैं। मूत्र मार्ग क्या है? मूत्राशय का पक्ष छोर संकारा होकर एक पतली नलिका में परिवर्तित हो जाती है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र के निष्कासन की क्रिया को मूत्राशय कहा सकता है। वृकाणु या नेफ्रॉन। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिकाएं होती है, जिन्हें वृक्क नलिकाएं अथवा नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जन की इकाई होती है। नेफ्रॉन का परिकलात्मक भाग एक प्याले के समान होते हैं, जिसमें बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट के प्यालेनुमा खांचे में रक्त की नलिकाएं का गुच्छा होता है, जिसमें मलेरुसलस कहते हैं। मलेरुसलस तथा बोमेन संपुट को मिलाकर मैलीपिगा कोष कहते हैं। कृत्रिम वृक्क अपवहन क्या होता है? तो उत्तरजीवी के लिए एक वृक्क जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण अध्यास से वृक्क में उपस्थित रुधिर प्रवाह वृक्क की उपस्थिति को कम करता है। यह शरीर में विषैले अवशिष्ट को संयोजित कर सकते हैं, जैसे मृत्यु भी हो सकती है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थों के रुधिर से अपवहन द्वारा निकालने की युक्ति है। पादपों में उत्सर्जन देखेंगे। पादपों के मुख्य उत्सर्जित पदार्थ O2 तथा CO2 है, जिनमें क्रमशः श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त या बाहर उत्सर्जित किया जा सकता है। पादपों के बाहर से ऊतकों में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे रेजिन, गोंद आदि पुराने जाइलम में संचलित हो रहते हैं। चलिए, ये टॉपिक था जो चैप्टर 6 का साइंस का जैव प्रक्रम। जितनी भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें। थैंक्स। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा।